नमस्कार, मेरा नाम रति शर्मा है और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये एक्ट सभी के लिए जरूरी है क्योंकि हम आप सभी लोग उपभोक्ता है और इसके बारे में पता होना इसका मतलब जागरूक होना है। तो आइए आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स की तरफ देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या क्या पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। पहले तो हम डिस्कस करेंगे व्हाई दिस न्यू एक्ट वाज ब्रॉट। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हु इज अ कंज्यूमर, हिज राइट्स, हिज ड्यूटीज एंड व्हेन कैन ही फाइल अ कंप्लेंट एंड हु कैन फाइल अ कंप्लेंट एंड व्हाट शैल अ कंप्लेंट कंटेन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स के बारे में, फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के बारे में। उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल पे जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन रिड्रेसल कमीशन बने हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम प्रोडक्ट लायबिलिटी को डिस्कस करेंगे और अंत में हम ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हमारा पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं, Why this new act was brought? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को क्यों लाया गया था जबकि हमारे पास ऑलरेडी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 अवेलेबल था। 1986 का दौर कुछ और था। 2019 तक आते आते सब अपडेट हो गए, टेक्नोलॉजी अपडेट हो गई, नए नए तरीके आ गए खरीदने के, बेचने के। तो मेरे अनुसार सबसे मेजर रीजन रहा होगा हमारी ई कॉमर्स साइट्स। ई कॉमर्स साइट्स से हम क्या समझते हैं, जैसा कि आप सभी लोग आजकल ऑनलाइन ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज अवेल करते हैं और इसके एग्जांपल्स हैं हमारे पास Amazon, फ्लिपकार्ट और भी बहुत सारी अनगिनत साइट्स। इनसे हम ऑर्डर्स प्लेस तो कर लेते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता रिटर्न्स के बारे में, रिफंड के बारे में, क्वालिटी के बारे में। और कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट दिखाया कुछ और जाता है और हमें रिसीव कुछ और ही हो जाता है। तो पुराने एक्ट में ई कॉमर्स साइट्स को कवर नहीं किया गया था। 2019 में जो एक्ट आया उसमें ई कॉमर्स साइट्स को कवर कर लिया गया। अगर अब आपको इनसे रिलेटेड कोई भी इशू होता है, कोई भी डिफेक्ट होता है, तो आप गौर कर सकते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 पे। और इस चार्ट में आप देख सकते हैं मेन पॉइंटर्स कि क्यों नया एक्ट आया था। उसके बाद क्या हुआ, पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं। पुराने कंज्यूमर फोरम्स की जुरिस्डिक्शन जो पेक्यूनरी होती है, पेक्यूनरी से हम क्या समझते हैं, पैसे से रिलेटेड। पैसे से रिलेटेड जो भी जुरिस्डिक्शन थी वो कम हुआ करती थी। मान लीजिए आपका नुकसान 25 लाख तक का हुआ है तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास जा सकते थे, लेकिन 25 से अगर 26 लाख हो गया तो आपको स्टेट कंज्यूमर फोरम के पास जाना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन को इंक्रीज कर दिया गया और इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, इनका बहुत प्रचलन हो गया था। इन्हें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रिकॉग्नाइज किया गया ताकि इन पे कंट्रोल लाया जा सके और इन्हें खत्म किया जा सके। उसके बाद प्रोडक्ट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी 2019 वाले एक्ट में डिस्कस किया गया। मान लीजिए जो मैन्युफैक्चरर है, सेलर है, उन्हें अपने प्रोडक्ट की जो वो बेच रहे हैं, जो वो बना रहे हैं, उसकी पूरी लायबिलिटी उठानी पड़ेगी। उसकी क्वालिटी की कि वो हजार्डस तो नहीं है और उससे कोई भी अगर किसी को नुकसान होता है तो उन्हें कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास एक बहुत अच्छा नया तरीका आया अपनी कंप्लेंट फाइल करने का, ऑनलाइन। अब हम अपनी कंप्लेंट को ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं और तो और जो प्रोसीडिंग्स हैं उन्हें भी हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू प्रोसीड कर सकते हैं। ये बहुत नया अच्छा इनोवेटिव तरीका था हमारी आपकी सबकी फिजिबिलिटी के लिए। उसके बाद हमारे पास आया है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अगर आप कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करना चाहते हैं और आपको लगता है कि यहाँ पर ज़रूरत है या फिर हो सकता है, पॉसिबल है कि आपका डिस्प्यूट आउट ऑफ कोर्ट ही सेटल हो जाए, तो हमारे पास मीडिएशन सेल्स है
जहाँ पे आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेजर पॉइंट है हमारे पास रेगुलेटर का। पहले कंज्यूमर डिस्प्यूट्स का कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन अब हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है जो कि ये सारे मैटर्स को इन्वेस्टिगेट करती है। उसके बाद मेजर चेंज आया कि पेनल्टीज को इंक्रीज कर दिया गया। ये जो डिस्प्यूट्स है इन्हें मिटिगेट करने के लिए हमारे पास पेनल्टीज को इंक्रीज कर दिया गया। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। इससे हम क्या समझते हैं? टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से हम समझते हैं जगह से रिलेटेड। मान लीजिए पहले ऐसा होता था कि कोई अगर डिस्प्यूट है और बायर कहीं और से है और सेलर कहीं और है, तो जहां सेलर है वहां पे हमें अपना डिस्प्यूट इंस्टीट्यूट करना पड़ता था। लेकिन अब जहां सेलर रहता है वहां पे आपको अपना केस लाने की जरूरत नहीं है। आप जहां रहते हैं, कंज्यूमर जहां रहता है, वो वहां पर भी अपना केस आगे बढ़ा सकते हैं। अपना सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं कि कंज्यूमर कौन है। हु इज अ कंज्यूमर? कंज्यूमर वो पर्सन होता है जो पैसे देकर, जो कि एक कंसिडरेशन होती है, कोई सर्विसेज अवेल करता है या फिर कोई गुड्स परचेज करता है। जैसा कि अगर मैं जाकर एक दुकान से पेन ले रही हूं तो मैं उनकी कंज्यूमर हुई, लेकिन क्या इंक्लूडेड नहीं है कंज्यूमर में ऐसा कोई पर्सन जो होलसेल में सामान ले रहा है और उसे आगे बेचने के लिए खरीद रहा है और अपने कमर्शियल पर्पसेस के लिए उसे यूज करना चाह रहा है, ही वुड नॉट बी अ कंज्यूमर। अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जो कि है राइट्स ऑफ कंज्यूमर। जो हम कंज्यूमर हैं, हमारे पास विभिन्न प्रकार के राइट्स हैं जो मैंने यहाँ पर पॉइंटर्स के तरीके से डिस्कस किए हुए हैं। अब इन्हें मैं आगे इलैबोरेट करूंगी। सबसे पहला राइट हमारे पास आता है राइट टू इंफॉर्मेशन। इससे हम क्या समझते हैं? हमें पता होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट या सर्विसेज हम ऑब्टेन करने वाले हैं वो किस प्रकार की है, उसके बारे में हमें जानना है। उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन, वो किस मटेरियल से बने हैं, ये सारा डिटेल्स हमें जानने का पूरा पूरा हक है। उसके बाद आता है राइट टू सेफ्टी। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोडक्ट ऐसे मटेरियल से बना होता है या सर्विसेज में इस प्रकार की कंडीशंस होती है या रिस्क्स होते हैं जो हजार्डस हो सकते हैं नेचर में। सेफ्टी ऑलवेज कम्स फर्स्ट। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए हमारे पास पूरा हक है कि हम वहां पे चेक करें कि हमारी सेफ्टी के लिए गलत तो नहीं है। उसके बाद हमारे पास आता है राइट टू चूज। राइट टू चूज से हम क्या समझते हैं? मार्केट के कंपटीशन को एनालाइज करके, अपनी पॉकेट को एनालाइज करके, अपनी नीड्स को एनालाइज करके हमारे पास हक है कि हम बेस्ट चूज करें, इकोनॉमिकल होके, और ताकि हमें चीज बढ़िया सस्ती टिकाऊ मिल जाए। तो ये हक हर कंज्यूमर के पास है। उसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट राइट है हमारे पास राइट टू सीक रिड्रेसल। अपनी सर्विसेज और गुड्स हमने ऑब्टेन तो कर ली, लेकिन हमें कोई इंजरी हो गई, उनमें कोई डिफेक्ट है या किसी भी प्रकार की इनकन्वीनियंस कॉज हो गई है, तो हमारे पास हक है कि हम कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के पास जाए और अपना रिलीफ सॉर्ट करें। उसके बाद हमारे पास है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। अब हम सब जागो ग्राहक जागो के बारे में जानते हैं, हमने टीवी पे देखा है, रेडियो में भी सुना है, लेकिन ये है क्या? कंज्यूमर्स हमेशा डरते हैं। वो जाके धमकी तो देके आ जाते हैं कि हाँ जी हम आपको कंज्यूमर कोर्ट में देख लेंगे, लेकिन कोई जाता नहीं है। क्यों नहीं जाते? क्योंकि अवेयर नहीं है। अवेयरनेस फैलाने के लिए, कंज्यूमर्स को जागरूक करने के लिए ऐसे ऐसे कैंपेन्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं और इनके थ्रू कंज्यूमर अवेयरनेस को बढ़ावा दिया जाता है। तो ये थे हमारे राइट्स ऑफ कंज्यूमर। तो ये तो हमने डिस्कस किए राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं ड्यूटीज ऑफ कंज्यूमर्स। तो सबसे पहले ड्यूटी हमारे पास आती है ड्यूटी टू पे। अगर आप कोई सर्विसेज अवेल कर रहे हैं या कोई गुड्स खरीद रहे हैं तो आपकी मेन ड्यूटी है कि आप उसके लिए पे कीजिए। अगर आपने पे ही नहीं किया है तो उससे अगर आपको कोई इंजरी होती है तो वो कंज्यूमर रिड्रेसल फॉरम के अंडर क्यों आएगी? क्योंकि आपने पे नहीं किया है।
कंज्यूमर बिजनेस ही इस तरीके से चलता है, आप पे करते हैं, फिर आप प्रोडक्ट या सर्विसेज लेते हैं। वही कंज्यूमर की डेफिनेशन में हमने डिस्कस किया है। उसके बाद हमारी मेजर ड्यूटी है कि हम अपनी रसीद, बिल सिक्योर करके रखें, क्योंकि वो प्राइमा फेसाई एविडेंस होते हैं आपकी सर्विसेज और आपके प्रोडक्ट्स के, कि हाँ जी आपने वो खरीदे हैं, इस तारीख को खरीदे हैं, इस डीलर से खरीदे हैं। उसके बाद हमारे पास आता है, हमारी ड्यूटी है कि हम अवेयर हों, हमें पता होना चाहिए खुद से भी कि हम किस चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं, हम क्या खरीद रहे हैं, हमें उसके बारे में पता होनी चाहिए। उसके साथ जो रिस्क इन्वॉल्व है हमें पता होना चाहिए। उसके बाद जो भी इम्पॉर्टेंट डेट्स होती है या चेक करने वाली चीज़ें होती है, मान लीजिए आप कुछ खाने का सामान खरीद रहे हैं, तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप चेक करें कि कहीं वो एक्सपायर्ड तो नहीं है। और आप चेक कीजिए, कोई शर्ट खरीद रहे, कोई कपड़ा खरीद रहे हैं, आप चेक किए उसमें लिखा क्या है उसके धोने के बारे में। अगर उसमें लिखा गया है कि उसे ठंडे पानी में ही धोना है, लेकिन आपने जाकर उसे गर्म पानी में मशीन के अंदर डाल दिया और वो एकदम खराब हो गया, और फिर आप कंज्यूमर कोर्ट जाते हैं या आप अपने सीधे सेलर के पास जाते हैं कि हाँ जी देखिए ये तो बिल्कुल खराब हो गया, तो वो आपको एंटरटेन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमारी ड्यूटी आती है कि हम रिड्रेसल सीख करें। अगर हमारे पास कोई भी दिक्कत होती है, किसी भी तरीके का डिफेक्ट होता है, इंजरी होती है, तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप कंज्यूमर कोर्ट जाए। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कंज्यूमर कोर्ट्स कंज्यूमर के लिए ही बने हैं और ऐसी चीजों को रोकने के लिए ही इन्हें लाया गया है। तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप कंज्यूमर कोर्ट जाए, अपना रिलीफ सॉर्ट करें। ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम ब्लैक मार्केट से सामान ना खरीदें, क्योंकि उनकी कोई गारंटी वारंटी नहीं होती है, और ऊपर से आप ही गलत कर रहे हैं ब्लैक मार्केट से खरीद के। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप ब्लैक मार्केट से खरीद रहे हैं, कुछ गलत खरीद रहे हैं, कम पैसे में खरीद रहे हैं, लेकिन उसके बाद अगर आपको कोई दिक्कत आपत्ति होती है, फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंज्यूमर कोर्ट आपका साथ दे, आपको रिड्रेसल दे। सो दैट वुड नॉट बी वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है व्हेन टू फाइल कंप्लेंट। तो हमारे पास पूरा 2 साल का समय होता है कॉज ऑफ एक्शन से। हम 2 साल के भीतर जा सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट और जाकर अपना रिड्रेसल ले सकते हैं। सिंपल। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, हु कैन फाइल अ कंप्लेंट। कंप्लेंट कौन फाइल कर सकता है? पहला, कंज्यूमर खुद। मेरे साथ कोई डिफेक्टेड प्रोडक्ट आया, मैं खुद जाऊंगी रिड्रेसल फोरम्स में और जाके अपना केस रेज करूंगी। उसके बाद दूसरा, अगर कोई माइनर है, 18 साल से कम का बच्चा है, तो उसके माता पिता या उसके गार्डियंस जा सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी कंप्लेंट कर सकते हैं, या फिर कोई कंज्यूमर एसोसिएशन है वो भी जाके कंप्लेंट कर सकती है। कोई कंज्यूमर है बेचारा, ही पास्ड अवे, ही इज डिसीज्ड, तो उसके लीगल हेयर्स, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स जा सकते हैं। उसके बाद ऐसे कंज्यूमर्स जिनका कॉमन कॉज है या कॉमन इंजरी है, तो उनमें से कोई एक आगे जा सकता है और वो सबको रिप्रेजेंट कर सकता है। आगे हम डिस्कस करते हैं जो हम कंप्लेंट कर रहे हैं उसमें हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। सबसे पहले तो हम अपना नाम, अपना एड्रेस उसमें बताएंगे। उसके बाद ऑपोजिट पार्टी, मान लीजिए सेलर है या सर्विस प्रोवाइडर है, उनका एड्रेस, उनका नेम, सारी इंफॉर्मेशन मेंशन करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ परचेज को मेंशन करेंगे, अपनी कॉपीज ऑफ बिल्स एंड रिसीट्स अटैच करेंगे, डिफेक्ट के बारे में बताएंगे उन्हें। उसके बाद एंड में हम रिलीफ सॉर्ट करेंगे कि हम क्या कॉम्पनसेशन चाहते हैं, हम किस तरीके का रिड्रेसल सीख कर रहे हैं। हम ये सारा कुछ बताएंगे उस कंप्लेंट फॉर्म में। ये सारी डिटेल्स लिखकर हम अपना कंप्लेंट फॉर्म आगे करें। आइए डिस्कस करते हैं सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स के बारे में। इनका मेन जॉब आपको बस ये याद रखना है कि इनका मेन काम एडवाइजरी नेचर का है। ये एडवाइज करेंगे कमीशंस को
और CCPA को कि हाँ, कंज्यूमर एजुकेशन के लिए, कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए जो भी नए नए आइडियाज है या नए नए कैंपेन्स है जो फोकस्ड है कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए, ये उनका एडवाइजरी काम है। तो ये जो काउंसिल्स है ये स्टेट लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, नेशनल लेवल पे है। जो हमारे मिनिस्टर ऑफ चार्ज है सेंट्रल गवर्नमेंट में कंज्यूमर अफेयर्स के, वो इसके चेयरमैन रहते हैं और साथ ही साथ हमारे पास अदर मेंबर्स भी होते हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो शुरू में जो मैं रेगुलेटर की बात कर रही थी वो रेगुलेटर यही है। जैसे बैंक्स का रेगुलेटर RBI है, वैसे ही कंज्यूमर अफेयर्स का रेगुलेटर CCPA है। इनका मेन जॉब ये है, इन्वेस्टिगेट करती है। कुछ भी प्रॉब्लम होती है या कंप्लेंट आती है तो इन्वेस्टिगेशन विंग इनके अंडर होता है। जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है उन्हें ये खत्म करने के लिए काम कर सकती है। ये कंप्लेंट खुद भी रेज कर सकती है और जो भी गलत प्रैक्टिसेस चल रही है उन्हें ये बैन कर सकती है। उसके बाद कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो इनिशियली ही खराब है, उसकी सप्लाई ही खराब है, वो बना ही खराब था, उसकी सप्लाई को ये रोक सकती है, बैन कर सकती है। तो जो भी कंज्यूमर के हित के लिए ये कर सकते हैं ये वो करते हैं। सो इट इज बेसिकली अ रेगुलेटर। जो भी डिस्प्यूट्स है कंज्यूमर अफेयर से रिलेटेड उन पे नजर रखेगा CCPA। CCPA के पास एक और अथॉरिटी होती है टू पीनलाइज। पीनलाइज से मतलब फाइन चढ़ा सकती है या पनिशमेंट दे सकती है किसी भी प्रकार की। कोई भी पर्सन अग्रीव्ड होता है इनके इस डिसीजन से तो वो जा सकता है हमारे पास नेशनल कमीशन के पास। कब जाएगा? विदिन 30 डेज जाएगा और जाके रिलीफ सॉर्ट करेगा। अब हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन। ये मैंने अपने नोट्स में से एक पेज अटैच किया है और बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कमीशन है उसे स्टेट बनाता है। हमारे पास एक प्रेसिडेंट होता है, 2 अदर मेंबर्स रहते हैं। स्टेट कमीशन को ऑब्वियसली स्टेट ही बनाता है। वहां पे हमारे पास एक प्रेसिडेंट होता है और 4 अदर मेंबर्स होते हैं। नेशनल कमीशन को सेंटर बनाएगा और वहां पर भी हमारे पास एक प्रेसिडेंट और 4 अदर मेंबर्स रहेंगे। पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन की बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन की पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन, पेक्यूनियरी मतलब पैसे से रिलेटेड, आपका प्रोडक्ट कितने का है, सर्विसेज कितने की अवेल की थी, सारी चीजों को मिला के जो पैसे बनते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में आए 1 करोड़। 1 करोड़ तक की कोई बात हो रही है तो आप जा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास। स्टेट कमीशन में आप जा सकते हैं जब 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की बात की गई हो। उसके बाद नेशनल कमीशन के पास आप जा सकते हैं जब 10 करोड़ से ऊपर की बात की गई हो। रिव्यू की पावर तीनों के पास है। सुओ मोटो ले सकती है या फिर किसी और की एप्लीकेशन पे ले सकती है। एप्लीकेशन कब देनी है? विदिन 30 डेज ऑफ योर ऑर्डर। सुओ मोटो से मतलब है वो खुद भी एक्शन ले सकती है अपने ऑर्डर के लिए, खुद भी उसे रिव्यू कर सकती है। उसकी बात करते हैं बात अपील की। सबसे पहले अपील जाती है डिस्ट्रिक्ट कमीशन से स्टेट कमीशन की तरफ। कितने दिन में आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है? विदिन 45 डेज। और डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने अगर आपको कोई अमाउंट रिक्वायर किया है पे करने के लिए, उसका 50% आपको पे करना होगा, तब आपकी अपील एंटरटेन होगी। सेम बात जाती है स्टेट कमीशन के लिए। स्टेट कमीशन से अपील जाती है नेशनल कमीशन की तरफ। कितने दिन में जानी है? 30 डेज में। और इसमें भी आपको 50% अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, नेशनल कमीशन से भी आप अपील कर सकते हैं। नेशनल कमीशन से अपील जाती है सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है, वही विदिन 30 डेज। और वहां पर भी आपको 50% अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा।
मैं आपको डिस्ट्रिक्ट कमीशन के बारे में एक बात बता दूं, इन्हें 3 मंथ्स में मैटर को डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है। कब? जब कोई लैब टेस्ट रिक्वायर्ड ना हो। लेकिन अगर कोई लैब टेस्ट रिक्वायर्ड है, मान लीजिए कोई खाने पीने की चीज है या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जहां पर उसकी क्वालिटी क्वेश्चन में है, वहां पर कोई लैब टेस्ट रिक्वायर्ड है, तब उन्हें 5 मंथ्स में डिस्पोज ऑफ करना होता है, अदरवाइज 3 मंथ्स। आगे हम डिस्कस करते हैं प्रोडक्ट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट। बहुत सिंपल है, जो हमारा सेलर है या मैन्युफैक्चरर है, उन्हें लायबल होना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट के लिए, उसकी क्वालिटी के लिए, उसके डिफेक्ट्स के लिए। किसी भी तरीके की हानि होती है कंज्यूमर को, तो उन्हें कॉम्पेंसेशन पे करना ही होगा। बस मेन पॉइंट यही है प्रोडक्ट लायबिलिटी का। आगे हम डिस्कस करते हैं ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से हम क्या समझते हैं? जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको समझाया था, मान लीजिए आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना चाहते हैं, कोर्ट के धक्के नहीं खाना चाहते हैं, तो हमारे पास मीडिएशन सेल्स अवेलेबल है। हम मीडिएशन के लिए अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम सेटलमेंट करेंगे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सेटलमेंट करनी ही होगी, कोशिश पूरी रहेगी। मीडिएशन सेल्स बनेंगे, वहां पे मीडिएटर्स रहेंगे आपके पास, जो आपके इश्यूज को सुनेंगे। और अगर कोई सेटलमेंट रीच हो जाता है, तो हमारे जो कमीशन है वो 7 डेज में उसको रिकॉर्ड करेंगे और अपना ऑर्डर पास कर देंगे, ताकि वो फाइनलाइज हो जाए। लेकिन फिर भी अगर कोई सेटलमेंट आप नहीं पहुंच पाए, फिर क्या? फिर जो कमीशंस हैं वो आपके केस को इस तरीके से सुनेंगे जैसे मान लीजिए कोई मेडिएशन हुआ ही नहीं हो। बिल्कुल सिंपल है। सो इधर हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 पूरा होता है, और मैं आशा करती हूं कि आपके लिए काफी इंसाइटफुल रहा होगा। कोई भी सजेशन, रिकमेंडेशन या क्वेश्चंस है तो कमेंट बॉक्स इज ऑलवेज वेलकमिंग यू। गुड बाय, गुड डे।